तो एक काम करते हैं, पहले कुछ बेसिक बातें पुरानी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ी। ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी हमने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मेरे को पता है कि भाई साहब फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है उनको माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। इसको हम चेंज इन पोजीशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? अच्छा, इसी पर बेस्ड एक कंसेप्ट था दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी के लिए हम जानते थे कि भाई साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds बाई dt, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एक ही बात है, dr बाई dt, है ना, एक ही बात है। मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था आपको। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ये आपको क्या दे देता है? वेलोसिटी दे देता है। कौन सी वेलोसिटी देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक, समझ में आया? इसी फॉर्मूले का एक इंटीग्रल फॉर्म था। इंटीग्रल फॉर्म क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डॉट dt, किसी भी टाइम t इनिशियल से t फाइनल तक हमको या तो डिस्प्लेसमेंट दे देता था या फिर चेंज इन पोजीशन दे देता था, r फाइनल माइनस r इनिशियल। ठीक, वेलोसिटी को जो हम डिफरेंशिएट करते थे दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज dt बाई dt, इसे एक्सेलरेशन बोलते थे। इसे क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन बोलते थे। ठीक, याद करो एक्सेलरेशन के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, दो कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक पढ़ा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसका लेना देना सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड से है, और दूसरा पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका काम क्या करना था? डायरेक्शन बदलना था। इन दोनों को जो वेक्टर फॉर्म में ऐड करते थे तो मुझे टोटल एक्सेलरेशन मिलता था। ये बात हम पहले से जानते हैं। ठीक है, समझ में? हम क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही मौजूद होगा। ठीक, जब आप सर्कुलर मोशन देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद होता है। अभी हमारा ज़्यादा फोकस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में केवल मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा होता है। ठीक, इसी फॉर्मूले का हमने इंटीग्रेशन फॉर्म देखा था कि जब आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं किसी भी टाइम t इनिशियल से t फाइनल तक, तो बदले में आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद रखें, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी नहीं मिलेगा बल्कि चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, समझ में आया? फिर हमने एक खास केस देखा। एक खास केस देखा मतलब ऐसा केस देखा जिसमें एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक, तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो v लिखा जाता है u प्लस at। ठीक, v लिखा जाता है u प्लस at। याद रखें, ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब क्या हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a डॉट s। आखिरी फॉर्मूले की खास बात ये है कि ऊपर के दोनों फॉर्मूले स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये स्केलर है। ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ क्या है? डॉट प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट। ठीक, समझ में आया? अब वन डायमेंशन मोशन में क्या होगा कि सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये फॉर्मूले बहुत इजीली इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक, अब इस पर भी बहुत सारे फॉर्मूला इस क्वेश्चन से डायरेक्ट वो आप करेंगे किताबों से, बुकलेट से। ठीक, समझ में? हम कुछ अच्छे सवाल करने जा रहे हैं। ठीक, समझ में आया? तो एक बार ये बोर्ड पे देख लो। याद रखें, ये जनरल फॉर्मूले हैं जो कभी भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब लगेगा जब एक्सेलरेशन क्या हो? फिक्स। जब एक्सेलरेशन क्या हो? फिक्स। ठीक, समझ में आया? अब अपनी कॉपी निकालते हैं और हेडिंग डालेंगे इसमें। कॉपी लेकर के कॉपी लेके हैं सब कुछ बोले तुम आपको बैग ये कॉपी लेके कॉपी लेके ठीक है, ठीक, हेडिंग डालते हैं।
हेडिंग डालते हैं कॉपी में, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो इसमें कि देखो सुनो, मेरी कोई बात जो तुम्हें लगे इम्पोर्टेंट है तो नोट्स लेते रहा, ठीक है, वो बहुत काम की चीज़ें मुझे बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है, नोट्स लेने की आदत थोड़ा सा, ठीक। तो हम बात करने जा रहे थे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। देखो रिलेटिव का मतलब समझो कि यार जब मैं मोशन में पहला लेक्चर ले रहा था तो मैंने आपको कहा था कि भाई साहब ये जो पूरा का पूरा मोशन है ये किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है ना। जैसे एक एग्जांपल दो कि मान लो कि कोई कार के अंदर दो लोग बैठे हैं ए और बी, और एक आदमी है कार के बाहर, मान लिया सी। अब कार मान लिया चल रही हो किसी रफ्तार बी से, तो मैं सी से पूछूंगा कि बी चल रहा है तो सी जवाब देगा हाँ चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन बदलती रहेगी। लेकिन अगर ए से पूछूंगा बी चल रहा है तो एक आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो कार में इसके सामने बैठा हो। तो कोई चीज़ चल रही है या रुकी हुई है, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। समझ में आएगा? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सारी बातें मोशन में क्या है, ऑब्जर्वर स्पेसिफाइड है। ठीक, समझ में? हम सिर्फ वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं, मतलब बात कैसा है, स्ट्रेट। बात कैसा है, स्ट्रेट। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप कभी ट्रेन वगैरह पे चलते हैं, ट्रेन मान लिया आपके प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ठीक, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आपने देखा कि सामने एक ट्रेन जो है गुजर रही है धीरे धीरे, तो आपको फील होता है कि आप चल रहे हैं। ट्रेन के अंदर ये फील हो जाता है ना, प्रॉपर। ठीक, तो रियलिटी क्या है कि भाई आपके लिए क्या था, ऐसा लग रहा था कि आप चल रहे थे, लेकिन रियलिटी थी कि एक आदमी जो ट्रेन के बाहर था उसके लिए आप क्या हैं, रुके। ठीक, समझ में? या फिर तुम नोटिस करो कभी इसे दो गाड़ियाँ हैं, ठीक, समझ में? दो गाड़ियाँ हैं ए एंड बी, दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं। दोनों कितने रफ्तार से चल रही है, सेम। ये भी 60 किलोमीटर पर आवर से मान लिया चल रही है, और ये भी कितने से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से, सेम डायरेक्शन। मुझे बताओ इनके बीच की दूरी बढ़ेगी घटेगी, उतनी है ना? समझ में? तो सिंपल सी बात है ना। तो जब मैं इस पर बैठ के इसको देखूंगा तो जब दूरी बढ़ या घट नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है कि रेस्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। भाई दो चीज़ों के बीच की दूरी ना बढ़े ना घटे, तो इसका मतलब ये है कि मेरे रेस्पेक्ट में ये या तो रेस्ट में है या तो फिर सर्कुलर भी कर सकता है। तो इमेजिन करो कोई चीज़ अगर गोल गोल घूमे मेरे आसपास, तो मेरे और इसके बीच की दूरी कम या ज़्यादा नहीं। ठीक, समझ में? तो याद रखें, दो चीज़ों के बीच की दूरी अगर फिक्स है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, रुके हुए हैं, या तो फिर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा गोल गोल घूम रहा है। समझ में? क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पे कोई बात कर ही नहीं रहे, तो हमारे लिए क्या होगा अभी फिलहाल कि अगर दूरी बढ़ या घट नहीं रही है तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट। ठीक, समझ में? ठीक। अरे रिलेटिव मोशन का मतलब ये समझो कि भाई साहब सभी का रिलेशन सबसे क्या होता है, अलग होता है। तो मेरा रिलेशन जैसा आपसे है वैसा मेरे पेरेंट्स से नहीं होगा, और जैसा मेरा रिलेशन पेरेंट्स से है वैसा दोस्तों से नहीं। ठीक, समझ में? इस सबके लिए मेरा रिलेशन क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो हम रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें समझें करते हैं। ठीक, तो पहली बात तो तुम ये समझो, जब भी मैं कहता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मान लो एस है, एस मतलब 10 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर। ठीक, तो जैसे ही आप बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट ए का एस है मान लिया, ठीक, तो हमेशा यहाँ पे किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बताया जाता है। जब कुछ लिखा ना हो, जब कुछ लिखा ना हो तो इसका मतलब ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड है। इसका मतलब ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड। जैसे मान लिया यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये कि मान लिया अगर आप किसी ऑब्जेक्ट ए के लिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड। ऑब्जर्वर क्या है, ग्राउंड। ठीक, समझ में? ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब भी कभी आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सुने ध्यान से। इसका मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, समझ में है? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ये जगह है ओरिजिन, ये जगह है ओरिजिन। ठीक, समझ में? ये जगह है origin, ठीक। इसमें क्या था, यहाँ नहीं, बिल्कुल 0 सेंटीमीटर मार्क पे गाड़ी थी। ठीक, ये गाड़ी मान लो 10 मीटर की, ये गाड़ी मान लो कितने मीटर की, 10 मीटर। ठीक, समझ में? इसके एक कोने पे एक आदमी है ए, दूसरे कोने पे एक आदमी है बी। गाड़ी कितनी की है, 10 मीटर। ठीक, समझ में? अच्छा, अब ये गाड़ी चलना शुरू करी। कुछ समय के बाद गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई, ये इसके दो पहिए। ठीक, ये इसके दो पहिए। ठीक, समझ में? और ध्यान से सुनना, और ये जो आदमी ए वाला था और ये जो कितना था बी वाला, ये ए वाला आदमी चल के बिल्कुल यहाँ बीच में आ गया। पहले वाला आदमी वहाँ बिल्कुल कोने पे था, अपना गाड़ी चलना शुरू करी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि ये जो आदमी ए है वो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, बिल्कुल बीच में। बिल्कुल कितने में, बीच में। ठीक, समझ में? चलो अब सवाल सुनो। मान लो मैं बोलूँ कि ये जो गाड़ी का पिछला पहिया है, यहाँ से लेके यहाँ, ये 50 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। ठीक, समझ में? मुझे डायग्राम देख के बताओ, आदमी कितनी दूर चला गया होगा पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में? 6। गाड़ी 10 मीटर की है, आदमी बिल्कुल ऐसे बीच में पहुंच गया है चलते हुए। तो मुझे बताओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डायग्राम देख के आदमी टोटल कितनी दूर चला है? भाई आदमी पहले कहाँ था, ओके। अब ये यहाँ से यहाँ तक 50 तो चला ही, और गाड़ी 10 मीटर की है तो 10 का आधा ये कितना चल गया, 5। 10 का आधा कितना चल गया, तो कितना मीटर चला, 55 मीटर। कितना मीटर चला, 55 मीटर, है ना? अच्छा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मैंने क्या पूछा था आपसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही पूछा था ना? ठीक, समझ में? ठीक, तो तुमने क्या बताया, तुमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया 50 मीटर। ठीक, इसमें तुमने क्या जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ा, आदमी कितनी दूर चला गया, किसके रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में। भाई ये जो 5 मीटर चला है यहाँ से यहाँ, ये किसके रिस्पेक्ट में है, कार के रिस्पेक्ट में है ना? किसके रिस्पेक्ट में है, कार के। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार। यही किया है ना तुमने? हाँ, मैन सर वहाँ पे है ना? ठीक, अब इसको थोड़ा सा सही समय देते हैं तो बस मैं ये बोल दूंगा, क्या किया तुमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार में क्या जोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जोड़ दिया। यही किया है तुमने। देखो भाई कितना मीटर चला था, 55 मीटर चला था। कितना मीटर चला, 55 मीटर चला। कैसे निकाला, पहले देख लिया कार कितनी दूर गई, और फिर देख लिया कि कार पे चढ़ा हुआ आदमी कितना दूर गया, और दोनों तुमने क्या कर दिया, दोनों तुमने क्या कर दिया, यही कर दिया तुमने। ठीक, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही है? चलो ठीक, समझ में क्लियर हुआ? ठीक, अब सिंपल सी बात है, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, मिला दिए। अब एक बात समझना, तो अब समझो ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोल दूं दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी, दो ऑब्जेक्ट थे ए और, दोनों ही चल रहे थे, दोनों ही चल रहे थे, तो सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कोई दिक्कत नो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस बस ये फॉर्मूला सर
समझ में फॉर्मूला आता कहाँ से है, समझ में आ रहा है ना कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो वो फॉर्मूला नहीं है बल्कि सिर्फ क्या है, वेक्टर एडिशन। फॉर्मूले में ये आगे लिखा था, ये पीछे, ठीक। बात आई कहाँ से, ये मैंने आपको फील करा। वैसे तो मैं प्रॉपर जब 2D बनाऊंगा तो मैं यही बात पूरा वेक्टर डायग्राम बना के प्रूफ करूंगा, ठीक है, समझ में। तो मत परेशान हो, ठीक। अभी सिर्फ फील करो इस बात को, बहुत बेसिक्स, ठीक, समझ में है। तो सोचो ध्यान से भाई, यहाँ पर ए भी चल रहा है और बी भी चल रहा है ना, समझ में है। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट कब आता है ना, जब आपके पास सवाल में कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स हों और दोनों ही मोशन, दोनों ही किसमें हो, हमेशा याद रखें रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल एज अ कंसेप्ट कब करेंगे, जब कम से कम सवाल में कितने ऑब्जेक्ट दिए हो, दो, ठीक है। जैसे ऐसा सवाल कि एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है, ठीक, दोनों ही चल रहे हैं, पीछे वाली गाड़ी कब इसको ओवरटेक कर लेगी, समझ में है। इस तरह के कोई सवाल हो आपने देखे होंगे, ठीक, समझ में है। तो जब भी कभी इस तरह के सवाल हो, इस सवाल में कम से कम कितने ऑब्जेक्ट हों, दो ऑब्जेक्ट्स, तो ही रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाएंगे, नहीं तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक, समझ में है। तो अब अगर मान लिया मेरे से पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या ये इधर लाके माइनस करना पड़ेगा, यस सर, है ना। तो क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, ठीक है, समझ में है। तो काम की बात ये है, ठीक, जब भी कभी ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो ए का डिस्प्लेसमेंट देख लो, बी का डिस्प्लेसमेंट देख लो और दोनों को क्या कर दो, याद रखो अगर ए विद रिस्पेक्ट टू बी है तो पहले ए लिखना है और बी बाद में, अगर बी रिस्पेक्ट टू ए होता है पहले बी और बाद में, ठीक। अच्छा, अब तुम खुद ही सोचो, बाकी बातें तुम खुद से निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, क्या मिलेगी। तो सोचो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हाँ क्या ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, सही से लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट s ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b by dt by dt is equals to displacement of s a with respect to ground by dt minus displacement of, जल्दी जल्दी, b with respect to ground by में कितना, dt, जल्दी बोल दो क्या है, क्या है कि वेलोसिटी, ठीक है भाई। ds ab by dt क्या दे देगा, वेलोसिटी, क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, यस। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे स्टेप फॉर, ध्यान से देखना, a with respect to ground माइनस वेलोसिटी ऑफ b with respect to ground। अच्छा, किताब में क्या है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, जब ग्राउंड होता है तो ग्राउंड लिखते नहीं, तो वो सीधा va माइनस bv लिखा है, ठीक। फिर मैं चाहूँगा कि आपके दिमाग में बात क्लियर हो, ठीक है, समझ में। और इसको आप ऐसे ही लिखा करो, क्योंकि हो गया ना कि कल को क्या पता ग्राउंड ना हो करके मैं बोलूँ ये कोई स्पेसशिप है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, अब ग्राउंड नहीं है, मैं किसी स्पेसशिप से बात कर रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप माइनस वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप, खत्म, समझ में है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये दोनों सेम जगह पे होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हम जिस जगह खड़े होकर के मोशन को देखते हैं उस जगह को मैं बता चुका हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलते हैं, तो आगे से मैं बोलूँगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलूँगा, जैसे कि सर कोई ये पार्टिकल है सर, वो एक व्हीकल में कार में है सर, वो तो फिर उसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कार या वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो अब ये डिपेंड करता है कि अगर वो कार पे चल रहा है तुम्हारी मर्जी है, आप वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कार भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में, और वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू कार जो होगी वो ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे इमेजिन करो एक ये मान लो बड़ी सी ट्रॉली भी चल रही है और उस पर ट्रॉली पे आदमी भी चलने लगेंगे, है ना, समझ में। तो जो ट्रॉली की रफ्तार है और जो आदमी की रफ्तार है दोनों क्या होंगी, अलग अलग, दोनों क्या होंगी अलग अलग, समझ में आएगा। तो ये बात थोड़ा सा आपको फील होना चाहिए, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, ठीक।
तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ। अब सिंपल सी बात है यार, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b is वही एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to ground माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to ground। बहुत ध्यान देना है कि ये जो भी मैंने लिखा है ये सारा का सारा नाटक कैसा है, मतलब सॉरी वेक्टर फॉर्म में ये माइनस हो रहे हैं। किसके फॉर्म में माइनस हो रहे हैं? वेक्टर में कैसे माइनस करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, समझ में कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक, समझ में? तो इसका मतलब ये है यार, जो भी सूत्र फॉर्मूले हम पढ़े थे ds/dt, ये पक्की बात है ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा। तो एक बार जरा इतना उतार लें, फिर आपको कुछ नई चीजें बताता हूं। ठीक, ये तो होगा कुछ फंडामेंटल बात। ठीक है ना? वीडियो नहीं आ जाएगी। हाँ वीडियो आ गई। ठीक है, नहीं फिर भी आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें लगी बोलना तो मैं नोट्स देते हैं। ठीक है, हमारे जो है क्लास में ही बैठे। ठीक ठीक, आगे बढ़ें। अब तुम खुद ही सोचो, तो मैंने पहला फॉर्मूला कौन सा लिखा था? ds/dt बराबर v, आगे ना बराबर v। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मिलेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को डिफरेंशिएट करा तो क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मिला। आगे ना ऐसे ही जब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मिलेगा। ठीक, जनरली मैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाता। समझ में आएगा? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक, समझ में? ठीक, समझ में? अच्छा, ऐसे ही जो इनका इंटीग्रल फॉर्म होगा वो भी ऐसे ही करना कि जब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b मिलेगा। ऐसे ही जब एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो क्या ऐसे ही जो मैंने बाद में v = u + at लिखा था, क्या वो भी रिलेटिव में लिखे जाएंगे? यस सर। ठीक, जैसे चलो बोलते रहो, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अच्छा एक चीज और, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव होता है, वेलोसिटी रिलेटिव होती है, लेकिन समय रिलेटिव नहीं होता, टाइम रिलेटिव नहीं होता। तो जो समय मेरे लिए है वही समय आपके लिए है। ठीक, समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम रिलेटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो क्या हो कि भाई मैंने ये पेन गिराया तो जिस समय ये पेन मुझे गिरता हुआ दिखेगा उसी समय कोई आदमी कार से चल रहा है दिखता हुआ गिरता हुआ दिखेगा। समझ में आएगा? ठीक है, समझ में आएगा? क्योंकि भाई टाइम बहुत तेज चल जाता है। समय में अंतर सिर्फ तब आता है जब आप या तो बहुत दूर कहीं, जब आप या तो बहुत दूर कहीं, बहुत दूर नहीं, कोई जरूर नहीं है, कहीं भी बहुत दूर। जैसे मान लो सोचो कोई स्टार है जो यहाँ से 4.2 लाइट ईयर की दूरी पे है, मतलब वहाँ से लाइट आने में कितना समय लगता है? 4 साल। ठीक, तो मान लो वहाँ कोई धमाका हुआ आज, तो धमाका तो तुम्हें कब दिखेगा? जब लाइट पहुँचे। लाइट कितने साल बाद पहुँचेगी? 4 साल। तो तुम्हें वो धमाका कितने साल बाद दिखेगा? 4 साल। समझ में है? लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। ठीक, जैसे सन है, सन से लाइट आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। तो जो तुम सूरज देख रहे हो वो असल में 8 मिनट पुराना है। आप प्रेजेंट टाइम का सन नहीं देख रहे हैं, वो सूरज का पास्ट आप देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि यही प्रेजेंट है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। समझ में है? ठीक, समझ में? ठीक, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, मतलब समझने के लिए। ठीक, प्रॉपर। ठीक, तो टाइम रिलेटिव नहीं होता है यार। तो इसलिए s of a with respect to b is velocity of a with respect to b into t plus half
acceleration of a with respect to b into t square, v square of a with respect to b minus u square of a with respect to b is twice of acceleration of a with respect to b dot s of a with respect to ऊपर भी वेक्टर रहेगा सर, हाँ ऊपर भी वेक्टर रहेगा। ठीक समझना ठीक Yes, sir. समझना Yes. ये बस सेम फॉर्मूले को मैंने रिलेटिव ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया है। असल में वो भी फॉर्मूले रिलेटिव ही लिखे गए थे। वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या था, ग्राउंड था। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक चलो, तो ये बातें होगी फंडामेंटल्स की। ठीक समझ में? बेटा बोलिए। Yes, sir. अब सवाल ये है कि सर ठीक है ये सब तो नाटक समझ में आता है, मंडी में भी कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक, तो मंडी में कैसे इस्तेमाल होगा ये समझने के लिए आप चीज़ें देखें। देखो वन डायमेंशनल मोशन है मान लो, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। देखो वन डी मोशन है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्या हो सकती हैं भाई साहब, या तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे एक सर। और या तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब या तो इनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी या तो अपोजिट, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब या तो इनके डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक, तो चलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखते हो ना? ठीक, समझ में? जैसे पिछले वाले केस में मैंने कार का एग्जांपल लिया, ट्रॉली का, उसमें देखो जिधर ट्रॉली जा रही थी आदमी भी उधर जा रहा था, तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीधा सीधा जोड़ दिया था? यस। तो कर है ना। अब तुम लॉजिकली सुनना, मान लो सोचो दो चीज़ों में डिस्प्लेसमेंट ये और ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक, समझ में? याद है दो वेक्टर को माइनस करने का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला होगा दो वेक्टर को माइनस करना है ना। सोचो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा कितना है, मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सेम डायरेक्शन में, तो क्या थीटा इज इक्वल टू 0? यस सर। ठीक, समझ में? तो चलो बात करते हैं। ठीक, इफ displacement of a with respect to ground is parallel to displacement of b, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या सेम डायरेक्शन। ठीक, तो थीटा कितना 0 डिग्री, थीटा कितना 0 डिग्री। ठीक, तो फॉर्मूले में मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a with respect to ground का स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ b with respect to ground का स्क्वायर माइनस 2ab, that is displacement of a with respect to ground, displacement of b with respect to ground आगे cos 0 के बदले a square plus b square minus 2ab, यानी a minus b भाई अंडर रूट लगाने के बाद a minus b है ना, समझ में? अरे यस कभी सुना होगा, सुना होगा, ऐसे मत बैठा कर, खाना वाना खा के तो ऐसे बैठेगा अपने आप ही नहीं रहेगी यार, है ना। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है समझ में? दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो रिलेटिव निकालने के लिए सीधा सीधा क्या कर दो, माइनस। रिलेटिव निकालने के लिए क्या निकालने के लिए, रिलेटिव निकालने के लिए सीधा सीधा क्या कर दो, माइनस। ठीक, समझ में है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो चलो अगर मैं बोल दूं सेम डायरेक्शन में, कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। ठीक ठीक, समझ में है? ठीक, मैं बोल दूं कि भाई तो अगर सेम डायरेक्शन है, अगर क्या है सेम डायरेक्शन में दो चीज होगा, दो चीजें सेम डायरेक्शन में आ रही हैं।
ठीक, समझ में है? तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या हुआ? कौन आ गया किसका? कौन आ गया? उसके बाद संज्ञा